हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है प्रेम पंकज। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक के सीरीज़ में हम लोग अभी तक चैप्टर 3 के 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग मेटल्स के और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें और सेकेंड पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे थे। और उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। अभी तक हम लोगों ने मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के दौरान एयर के साथ रिएक्शन हमने देखा और फिर हमने देखा कि वाटर के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसमें हम लोगों ने ये पाया था कि एयर और वाटर दोनों के साथ ही अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इनमें से कुछ मेटल्स ऐसे होते थे जो ना ही एयर के साथ और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। अगर बेसिकली आप उसका एग्जांपल लें तो जैसे गोल्ड ऐसा मेटल था जो दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करता था, और यही कारण है कि गोल्ड जो है इन्वायरमेंट में प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये हमने देखा था। उसमें भी हमने देखा था कि इस एसिड्स जो है उसको कैटेगराइज कर सकते थे किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में उसको कैटेगराइज कर सकते थे। ओके, तो आज हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि मेटल जैसे हो गया, आपके पास आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ओके, एंड अदर जो भी आप मेटल्स जानते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर इसका रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराना है, एसिड मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, ओके, किस तरीके का रिएक्शंस देगा। तो पहले भी क्लास में हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट चैप्टर में था शायद, कि यहाँ पर जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स जो है एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो मुझे सॉल्ट बना के देता है, और साथ ही साथ क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, जो इवॉल्व करता है। ये हमने देखा था। यहीं पर यहाँ पर भी यहाँ जो आपका चैप्टर है, इसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है, और इसको आप यहाँ पर क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर हो, डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का सीधा सीधा मतलब इसमें वाटर का मात्रा मिला हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरीके का हो तो यहाँ पर मुझे सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। लेकिन क्या ये सभी मेटल्स इस तरीके से रिएक्ट करता है? नहीं, सभी मेटल्स इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे आपको जो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। तो उसी चीज़ को अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको करने के लिए बोला है, और साथ ही यही चीज़ करने के लिए बोला है कि आप एसिड के साथ अलग अलग मेटल्स को रिएक्ट कराइए टेस्ट ट्यूब में, ओके, तो आपको क्या मिलता है वो हमें बताइए। ओके, ये चीज़ बोलता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइए, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराइए और जिंक एंड आयरन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, और आप देखिए क्या मिलता है आपको। ओके, तो इन सभी रिएक्शंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे जो है H2 गैस मिल रहा है, बाहर में इवॉल्व हो रहा है, ओके। लेकिन आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाई देगा कि H2 जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड दोस्तों आपका HNO3 होता है,
ठीक है, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड है। तो इट इज़ बिकॉज HNO3 यहाँ पर लिख भी दिया है, HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था, मैंने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देता है। ओके, यानी कि ऑक्साइड फॉर्मेशन करा देता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो आपका हाइड्रोजन गैस बनता है उसको क्या करता है, उस H2 को ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के आपका वाटर फॉर्मेशन करवा देता है, H2O बना देता है। ये कौन करता है, नाइट्रिक एसिड जो है मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं होने देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के उसको क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा है ये? आप पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो, है ना, उसमें पूरा पूरा आपको लिखा हुआ रहेगा, मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं इसका समराइज करना चाहूँ इसको, तो क्या देखते हैं हम लोगों को ये मिलता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो सभी सेम एसिड के साथ जो है अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है। ओके, और उसका जो रिएक्शन करने का रेट है वो भी अलग अलग है, यानी कि कोई स्लो रिएक्ट कर रहा है, कोई फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कोई मीडियम वे में रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ एक चीज़ हमें मिलता है कि द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, जैसे आपने मैग्नीशियम को लिया था, एल्युमिनियम को लिया था, जिंक को लिया था और आयरन को लिया था, तो उसमें आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है सबसे फास्ट जो है रिएक्शन करता है, और आयरन जो है वो स्लो है, वो थोड़ा स्लो है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है दोस्तों, उस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको पूरा पूरा याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएगा, आप चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। उसमें एक नाम आता है, नाम है इसका एक्वारेजिया। क्या नाम है दोस्तों, एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया जो है लैटिन वर्ड रॉयल वाटर से मिला है ना, इसको लैटिन में रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए, ये मिक्सचर है दो एसिड्स का, दो एसिड्स का जो है आपको मिक्सचर मिलेगा। ओके, उसमें क्या क्या है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, नो वाटर। ओके, वाटर इसमें आपको नहीं मिलेगा। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यानी कि जो HNO3 है वो भी आपका कंसंट्रेटेड है, उसमें वाटर नहीं मिला है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, HCl को लिया प्लस किसको लिया, HNO3 को लिया। अब इसको किस मात्रा में मिला है, इसमें देखिएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको 3 भाग लिए हैं, यानी कि अगर 3 लीटर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो आप 1 लीटर जो है नाइट्रिक अम्ल का लीजिए, नाइट्रिक एसिड का लीजिए। तो ये जो मिक्सचर बनेगा उसका नाम क्या है आपका, एक्वारेजिया। ओके, इसका नाम है एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया ऐसा आपको सॉल्यूशन मिलता है जो क्या करता है, गोल्ड को भी गला देता है, गोल्ड को भी क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है। ओके, गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, ऐसा ये एसिड बना के देता है हमें। ओके, तो एक्वारेजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। It is one of the few reagents that is able to dissolve gold, okay, and platinum। चूँकि गोल्ड और प्लेटिनम सबसे कम यानी सबसे लेस रिएक्टिव है,
तो ये किसी अदर चीज़ों के साथ रिएक्शन नहीं करता। कहने का मतलब अगर आप गोल्ड को केवल HCl से रिएक्ट कराएं या फिर गोल्ड को सिर्फ नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएं तो ये बिल्कुल आपको रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन दोनों को मिला के इस फॉर्मेट में अगर मिला के रिएक्शन कराते हैं तो गोल्ड आराम से डिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करता है एक्वा रेजिया, राइट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। यहाँ पर हमने देखा था कि मेटल को जब हम लोग एसिड के साथ मिलाए, मेटल प्लस एसिड, तो वहाँ हमने देखा कि सॉल्ट बन रहा था और प्लस आपका H2 गैस बन रहा था। एक्सेप्शन केस था HNO3। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि मेटल को आप क्या करो, ये जो सॉल्ट बनता है ना उसके साथ रिएक्शन कराओ। ओके, विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल सॉल्ट्स मतलब यही बात हो गया। ओके, यहाँ मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे थे तो उसमें आपको मिल रहा था ना सॉल्ट, तो उसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे अगर मेटल का तो क्या होगा ये आपको जानना है। आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें जो फाइंडिंग मिला मुझे इस रिएक्शंस में, ये जो एक्टिविटी कर रहे थे उसमें हमको क्या फाइंडिंग्स मिला। देखिए यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है, एक में सॉल्यूशन डाला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, यानी कि CuSO4 को डाला है, और एक में है आयरन सल्फेट आयरन सॉल्यूशन को, यानी कि Fe2SO4 है ना, ये ना, ये चीज़ लिया है। तो अब यहाँ पर क्या किया है कि इसमें ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कॉपर वायर को डाल दिया है। ओके, और इधर से क्या किया है, कॉपर सल्फेट वाले में भी आयरन नील को डाल दिया है। ओके, तो देख रहा है कि क्या यहाँ आयरन जो है Fe इसको रिप्लेस करेगा इस कॉपर को। अगर कॉपर को ये रिप्लेस करेगा तो मेरा Fe2SO4 बन जाएगा, और रिप्लेस नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। उसी तरीके से यहाँ चेक कर रहा है कि कॉपर जो है आयरन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर चेक कर रहा है, जस्ट उल्टा सॉल्यूशन लिया हुआ। देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, यहाँ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पर आयरन ले लिया है जबकि यहाँ पर कॉपर वायर को लिया है। समझ में आ गया बात। यानी कि देख रहे हैं कि कौन रिप्लेस कर रहा है, Fe कॉपर को रिप्लेस करेगा या फिर कॉपर Fe को रिप्लेस करेगा, ये चेक करना था। अब यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से मुझे जो यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा। मेटल A अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B है ना, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट कर पाया तो मेटल A क्या बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B बनाएगा, सॉरी सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A बनाएगा, मतलब मेटल A का सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा, और साथ में क्या होगा, यहाँ पर मेटल अलग हो जाएगा। मेटल जो यहाँ इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल है वो अलग हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। तो सपोज़ अगर आप इस तरीके से देख लीजिए कि अगर Fe जो है वो CuSO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है, सपोज अगर यहाँ कर लेगा तो यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। अगर कर लेता है इसका मतलब है Fe जो है इसको रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पर बैठ जाएगा आके, तो क्या बना देगा, Fe2SO4 बनाता है अब, और कॉपर जो है अलग से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा किसका मॉलिक्यूल्स कितना होगा। ओके, राइट। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, ये रिएक्शन क्या हो गया, मेटल अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता है। अगर नहीं दिखाता है इसका मतलब मेटल जो है जिसको डिस्प्लेस करना है उससे कम रिएक्टिव है। ओके, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वही ना डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा ताकत है तभी तो आप दूसरे को अपने कमज़ोर को अपने जगह से हटा पाओगे, यही बात है ना। तो ये सारे कंक्लूजन के बाद जिसमें हम लोग मेटल का रिएक्शंस किसके साथ देखें, मेटल्स का रिएक्शन हमने
सब शुरू जो किए थे उस टाइम में हम लोग एयर के साथ देख लिए थे, वाटर के साथ देख लिए थे, है ना। उसके बाद अभी हमने एसिड के साथ देखा और फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ देखा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि मेटल्स अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से रिएक्शन कर रहा है, हमें अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि मेटल्स का एक रिएक्टिविटी सीरीज होगा। ओके, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज जो है इतना आसान नहीं है डिस्कवर करना, धीरे धीरे आया था। तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज को आज हम लोग देख लेंगे और आज का क्लास समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए और देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर पाएगा। यहाँ पर देखिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इस टेबल को आप फॉलो करें तो देखिए ऊपर में जो लिखे गए मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो नीचे लिखे गए हैं वो लिस्ट रिएक्टिव है। ओके, अच्छा, आगे क्लास बढ़ाने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बेल आइकन को दबा के रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पे दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ मैं कहना चाह रहा था कि ये एक्टिविटी सीरीज जो है इस तरीके से बनाया गया है जिसमें ऊपर में मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और नीचे में लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ऊपर का कोई मेटल होगा और नीचे का कोई, अगर उसके जस्ट नीचे वाला कोई आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेगा। समझ में आया बात? ये होता है इसका मतलब। अदर रिएक्शंस में भी आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए ये सीरीज पॉसिबल है, सभी के लिए, सभी रिएक्शंस के लिए, सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए। ओके, ये रूल फॉलो करेगा। तो इस तरीके से एक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर पोटेशियम मेटल हम लोग लेते हैं तो नीचे के कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन वाले में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में क्या है, पोटेशियम है, दूसरे में सोडियम है, तीसरे में कैल्शियम है, चौथे में मैग्नीशियम है। ठीक है, तो कानपुर, नागपुर, कलकत्ता और इधर हो गया आपका मेघालय। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सभी ऊपर वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद देखिए आ जाता है एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, है ना, पीबी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पर घुस गया है, हाइड्रोजन आप बोलेंगे ये तो मेटल है नहीं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आया है, उसका भी रीज़न आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर आयरन के बाद आता है। तो इसी का दो ठो हम लोग रिएक्शन देखे थे ना, इसमें क्या था कि आयरन नेल लिया था और उसमें कॉपर सॉल्यूशंस लिया था। तो उसमें मैंने बताया ना कि Fe जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा, Fe2SO4 बनाएगा, ये मैंने बताया। लेकिन दूसरे रिएक्शन में आप यहाँ पर जाके देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर जैसे, ठीक है, ये वाले पोर्शन यहाँ पर अब कॉपर वायर जो है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है नीचे है और Fe जो है ऊपर है, यानी कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो Fe जो है अदर जो सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शन करके, है ना, अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, लेकिन कॉपर जो है Fe को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर जो है Fe को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो ऊपर रहेगा नीचे वाला कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, सबसे ऊपर होता है ना, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले लेकिन भगवान से ऊपर नहीं हो सकता है। बस वही बात हो गया यहाँ पर, ऊपर वाला हमेशा ऊपर ही रहेगा। ओके, वो रिएक्ट कर सकता है दूसरे के साथ, नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आ गया। पोटेशियम जो है नीचे वाले किसी भी सब्सटेंस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आप अगर कहेंगे कि मैं आयरन ले लेता हूँ
और अगर कोई सॉल्यूशन है मैग्नीशियम का तो उसको रिप्लेस करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। नीचे से ऊपर वाले में रिप्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी सीरीज आप 2-3 बार आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद होता चला जाएगा। अगर किसी के पास कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप याद कर लीजिए उससे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो देखिए सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी ये सभी नीचे हैं, ये नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करता है। ओके, और इसमें ये भी हमने देखा था कि मरकरी वगैरह जो है ये लेस हीट कंडक्टिव मटेरियल्स भी हैं। एक क्वेश्चन था ना उसमें कि कौन सा मेटल लेस हीट कंडक्टिव है, तो ये मरकरी आंसर आप कर सकते हैं वहाँ। वैसे बिस्मथ भी होता है, बिस्मथ भी होता है। ठीक है, राइट। तो आगे अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या क्या है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देखिए दिया हुआ है, वाई इज सोडियम केप्ट एमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो आपको मैंने बताया था सोडियम ऐसा सब्सटेंस है जिसे आप रिएक्टिव सीरीज में भी देखे, पोटेशियम के बाद सोडियम ही आता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। अगर रूम टेम्परेचर में भी इसको आप छोड़ देंगे ना तो एयर के साथ रिएक्ट कर लेगा और अपना ऑक्साइड बना देगा। ओके, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, इसीलिए क्या है काफ़ी हानिकारक है। दैट्स वाई हम लोग वो रिएक्ट ना करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, डायरेक्टली रूम टेम्परेचर में नहीं रखते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर आपको पता है आयरन ऑक्साइड बनाएगा, उसको लिखिए आप रिएक्शन दिखा के। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। अब कैल्शियम पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन डायरेक्टली आप इस तरीके से करा नहीं सकते, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देगा वो भी आप लिखिए। ये पिछला क्लास आप देखेंगे तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब ये जो टेबल वाले क्वेश्चन है, इस टेबल वाले क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसमें 4 मेटल्स को लिए हैं ABCD। ओके, उसमें क्या क्या है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर सल्फेट नाइट्रेट के साथ रिएक्शन सभी मेटल्स का करवा रहे हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, आप चले जाएंगे सीरीज में, यहाँ पर देख लीजिएगा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। जिंक जो है आयरन के भी ऊपर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है। तो सिल्वर तो सबसे कम होगा, और हमने देखा था कि कॉपर जो है आयरन से पहले है, कॉपर जो है आयरन से पहले है। यानी कि यहाँ पर अगर रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर बनाएं तो आपको क्या दिखा देगा, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद आयरन हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो सिल्वर आएगा, Ag आएगा। यही हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ABCD। अब यहाँ पर देखिए कि जिंक के साथ कौन सा मेटल जो है रिएक्ट कर पाया है। तो जिंक के साथ जो रिएक्ट किया है, देखिए कोई भी रिएक्ट नहीं किया है जिंक के साथ, नो रिएक्शंस किसी में भी नहीं दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी में भी नहीं दिखा रहा है। यानी कि जिंक से ज़्यादा आपका रिएक्टिव सब्सटेंस और कोई नहीं है यहाँ पर, ABCD भी नहीं है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ B इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। कॉपर टू सल्फेट के साथ B को अगर हम लोग डाले हैं तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं बना रहा है। ओके, तो इसमें नो रिएक्शन लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये सब ढूंढना है होगा क्या। देखिए B जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, B जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि B जो होगा वो आपका जिंक होगा, या फिर जिंक ही हो सकता है, क्योंकि जिंक से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी रिएक्टिव सब्सटेंस है नहीं।
तो बी जो है कह रहा है कि आयरन सल्फेट में आयरन को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कुछ होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। तो कॉपर टू सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करता है, कॉपर टू सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पर भी बी क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, बी इसको रिप्लेस करेगा, कॉपर टू सल्फ इसके साथ वो रिप्लेस करेगा। यही बात हुआ ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक दूसरे का रिएक्शन देख देख के, रिएक्टिविटी सीरीज देख के आप इन क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। अगर कोई रिएक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, विच गैस। तो मैंने बहुत अच्छे से इस क्लास में बताया, H2 गैस बाहर निकलेगा। राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो आयरन के साथ Fe के साथ जो है H2SO4 को आप रिएक्ट कराइए, क्या मिलता है देख लीजिए। हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन जो है हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है ना। तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, सॉरी फेरस सल्फेट बनेगा, वो आप उसका रिएक्शन और उसका फार्मूला को आप लिख लेंगे। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो अगर जिंक को हम लोग आयरन सल्फेट के साथ डालेंगे तो क्या होगा। तो हमने देखा कि जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। ओके, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। जो केमिकल रिएक्शन होगा वो आपको लिखना है कि जिंक प्लस आयरन टू सल्फेट लिखा है, Fe2SO4 होगा, है ना। और यहाँ पर आपको क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, और फिर क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस Fe2, मेटल बाहर निकल जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है कि क्या होगा रिएक्शन और किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो लास्ट में जाते जाते दोस्तों आप सभी से और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो अगर आप देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपना बेल आइकन को ज़रूर से दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे आपके पास मेरा वीडियो का। आज का क्लास में इतना ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्लास में मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्यों करता है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद।